गुड मॉर्निंग मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार बेटा, कैसे हो? नमस्कार बेटा, नमस्कार जी। यूट्यूब वाली पीडीएफ ऐप पर अपलोड नहीं हुई? हाँ कृष्णा, ऐप पर अपलोड नहीं हुई ना। एक काम करता हूँ मैं, यूट्यूब वाली जो क्लास है ऐप पर, उसको टेस्ट उसके साथ इंक्लूड करके अपलोड कराना चाहिए मुझे। चलो मैं कराता हूँ बेटा उस पीडीएफ को, तब तक आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। नमस्कार जी, नमस्कार बेटा, कैसे हो आप सब? मजे में? मजा आ रहा है पढ़ के इंग्लिश? खुश हो? सारा पैसा वसूला जा रहा है एक एक पाई पाई? आ जाओ बात शो नहीं बेटा, अभी प्रैक्टिस बैच वही बच्चा ले जिसका 60% से प्लस सिलेबस है, बाकी नहीं। बाकी तो अभी रंगमंच इसी बैच का उठाओ। आओ जी मेरे भाई। कोई डाउट तो नहीं? टू पेयर्स अगर हम करें किसी चीज का तो 2/3 हो जाएगा बेटा फिर। 2/3 ऑफ वर्क, या तो बोल दो 2/3 वर्क या 2/3 ऑफ वर्क। मजा आ रहा है पढ़ के? ठीक है, लेकिन बेटा याद रखिएगा वोकैब पर बराबर का ध्यान रखना, वरना ये ग्रामर की दीवानगी सिर्फ नौकरी नहीं दिलाएगी मेरे भाई। ना 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 ना। शाम की 6 बजे की क्लास लाइव लेते रहो, वोकैब भी पढ़ते रहो, वोकैब की भी सारी क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। बेटा वोटर होता है पानी और वोटर्स होता है समुन्द्र। ठीक है, अच्छा एक और प्यारी सी बात बताओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आफ्टर 4 या 5 या 6 क्लास के बाद समझ आना चालू हुआ होगा, पता है? ऐसा भी होता है। द ट्रीज लीव नहीं होगा, द लीव्स ऑफ द ट्री होगा बेटा। ठीक है, चलिए सर कर ले स्टार्ट अब बस। डेलीज नाइट्स हो जाएगा ना बेटा, दिल्ली की रातें, डेलीज। अब डेलीज पॉपुलेशन, डेलीज आप लगाते हैं ना, डेलीज कंडीशन। रिगार्ड में डाउट? रिगार्ड वर्ब होती है बेटा, रिगार्ड्स नाउन होता है। रिगार्ड्स, मेरी जो रिगार्ड्स है, जो आपका एक रेस्पेक्ट के तरीके से दिखाते हैं आप चीजों को। आयरन्स जंजीरें होती हैं बेटा। बेटा कोई भी बच्चे ये नहीं सर एक डाउट, अरे भाई वो लिख दिया करो, पहले मैं आपके कमेंट पूछ पढ़ता हूं, एक डाउट है, बाद में पढ़ता हूं क्या, तो लिख दिया करो। लिख दिया करो सीधा डाउट। हाँ जी बेटा, बिल्कुल आज खत्म हो जाएगा। डेलीज नाइट अगर नेम हो किसी किताब, हाँ किताब का नाम तो कुछ भी रख सकता हूं बेटा, आप कुछ भी रखो। टेल्स क्यों है? टेल्स, टेल सिंगुलर वर्ब होती है ना बेटा, टेल प्लूरल वर्ब होती है। सोसाइटी लोगों को रिप्रेजेंट करती है बेटा, इसलिए सोसाइटी पर अपोस्ट्रोफे एस लगाते हो आप। पब्लिक एडजेक्टिव होता है, इसलिए पब्लिक डिमांड आप डायरेक्ट लिखते हो, सोसाइटी पर आप अपोस्ट्रोफे एस लगाते हो क्योंकि सोसाइटी वहां पर्सन को दिखा रही होती है। यूट्यूब पर जो क्लास होती है बेटा वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ कर लीजिए डाउनलोड। ठीक है, बैच में भी डलवा दूंगा मैं, बैच वाले सेक्शन में। ठीक है, चले बेटा, अब मैंने बहुत सारे आपके डाउट ले लिए हैं, अब बात खत्म ना, वरना तो ऐसे तुम 1.5 घंटा करते रहोगे कमेंट। अब अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, चलो मैं मार्कर उठा लूं अपना पेन। अरे पेन ही गायब है बेटा यहाँ से, तो एक सेकंड रुकेगा। बस बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मार्कर आ रहा है।
आई वॉन्ट टू बाई 3 जीन्स, गलत है बेटा, पेयर्स, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, लॉक। हाँ ऐसे ही, ना ना ना, वो गर्म कर दे, अंदर से लॉक कर दे रहा तू, अंदर से लॉक कर दे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी नाउन वोकैब के जो है अगला हिस्सा, अगला पड़ाव। और आज इस सेशन में हम नाउन को कर लेंगे कंप्लीट। अगर मैं बात करूं लास्ट हम जो कर रहे थे वो कहानी ये है, जो हमारे नाउन के टॉपिक्स हैं, हमने नाउन जेंडर और 15 नंबर हमारा टॉपिक अब चल रहा है नाउन वोकैब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नाउन हो जाएगा खत्म इस बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। यही मैंने कहा था कि मेरा जो तरीका है इंग्लिश को पढ़ाने का, कि कंप्लीट इंग्लिश में आपको पढ़ा के दूं, हर एक टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से हम पढ़ें। और अभी फिर 16 नंबर क्या होगा इसका टॉपिक बेटा, प्रैक्टिस। और मैं कहूंगा द कंप्लीट प्रैक्टिस। हम इसकी फिर क्या करेंगे, द कंप्लीट प्रैक्टिस। द कंप्लीट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, हम इसके डिटेक्टिंग एरर्स भी नाउन के प्रैक्टिस करेंगे, हम नाउन के फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि शॉर्ट में बोलूं तो फिलअप्स भी प्रैक्टिस करेंगे, और हम इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी प्रैक्टिस करेंगे। आपका फिर जैसे ही ये कंप्लीट होगा टॉपिक, तो फिर लास्ट में आपका इसका टेस्ट भी होगा क्लास में, फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो ये चीजें होने वाली हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे क्लास में, ये होगा क्लास वर्क। तो आपको मिलेगी क्लास वर्क पीडीएफ भी और आपको मिलेगी होमवर्क पीडीएफ भी, तब जाके हमारा नाउन कंप्लीट होगा और 100% आपके मार्क्स तय है आगे, ठीक है। और इसी पैटर्न पे हमें हर एक टॉपिक को इंग्लिश में खत्म करना है। चलिए मेरे दोस्त, अब जरा कहानी को समझिए। तो हम नाउन वोकैब पढ़ रहे थे और मैं बिल्कुल नीचे आपको ले आता हूं इस पीडीएफ के, जो हमने किया था कल 11 नंबर पॉइंट किया था। अगर हम लास्ट सेशन लास्ट क्लास की बात करें तो वो ये था, रिगार्ड हमने एक पॉइंट किया था 11 नंबर। फिर मैंने कहा था 12 नंबर पढ़ेंगे जी आज के सेशन यानी कि आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 नंबर की कहानी माय डियर स्टूडेंट्स। 12 नंबर में आप देखेंगे आज मेरे से सम्मन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वोकैब सम्मन। क्या लिखा मैंने, सम्मन। सर सम्मन का मतलब क्या होता है, पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा। सम्मन जो होता है वो अपने आप में एक वर्ब होती है। क्या होती है माय डियर, सम्मन अपने आप में एक वर्ब होती है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है किसी को बुलाना। जब आप किसी को बुलाते हैं, ठीक है, बुलावा भेजते हैं पेश होने के लिए, जैसे किसी स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, किसी बंदे को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया है, तो उसके लिए आप सम्मन शब्द का यूज करते हैं, जिसमें टू आप ये कहो अपीयर होने के लिए आप किसी को बोल रहे हो, या हिंदी में बुलाना आप उसे कह सकते हैं। लेकिन ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब है। तो आप इसको वर्ब की तरह से यूज करो। जैसे मैं बोल दूं वे ऑफिस में बुलाए गए थे, तो एक एग्जांपल नीचे लिखिएगा, दे वर समन्ड टू द ऑफिस। उनको ऑफिस में बुलाया गया था, तो दे वर समन्ड टू द ऑफिस। ये पैसिव वॉइस हुआ और समन्ड इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। बात समझ आती है माय डियर, बहुत बढ़िया। अब ये वर्ब है तो आप इसको वर्ब की तरह ही यूज करो, कैसे भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोल दिया द स्टूडेंट हैज बीन समवन टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। उस स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। अब जरा बात को समझो, जब हम इसको करते हैं सम्मन्स, क्या किया माय डियर, सम्मन्स मैंने कर दिया, या तो ये सिंगुलर वर्ब होगी, भाई ये वर्ब भी होता है तो हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सिंगुलर वर्ब हो जाए। जैसे बेटा कम की सिंगुलर वर्ब क्या है, कम्स, है ना, या तो ये सिंगुलर वर्ब हो सकती है। या सम्मन्स जब आप यूज करेंगे तो ये नाउन भी होता है। अब कहानी में है ट्विस्ट, आपको जानकर बेहद खुशी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर नाउन होता है। पता है हम बोलते हैं ना, अरे कोर्ट से सम्मन आया है, आप गलत बोलते हो, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज में भी ऐसा बोलते हैं, अरे कोर्ट से सम्मन आया है। आपको बोलना चाहिए कोर्ट से सम्मन्स आया है, ये सिंगुलर नाउन है डियर।
अगर सर हमें इसका प्लूरल करना हो तो आपको माय डियर करना होगा समन्सेस। क्या करना होगा? समन्सेस। इसका बनता है प्लूरल नाउन। तो एग्जाम में इसी तरीके से एरर इसको नाउन बना के पूछा जाएगा। इसका मतलब जो आप सम्मन्स बोलते हो तो क्या बोलोगे? एन ऑर्डर टू कम। एन ऑर्डर टू कम, एक ऑर्डर, आदेश मिलना किसका? बुलावे का। एन ऑर्डर टू कम, जब एक आदेश दिया जाता है, बुलावा भेजा जाता है तो सम्मन्स बोलते हो। या कोर्ट में अपीयर होने के लिए जो बुलावा भेजा जाता है उसको भी आप सम्मन बोलते हो। एन ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट। आप ये भी कह सकते हैं बेटा, एन ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट। कोर्ट में अपीयर होने के लिए, ठीक है, जो और कह सकते हो आप, और कोर्ट में अपीयर होने के लिए आपको जो एक ऑर्डर, आदेश मिलता है उसको आप सम्मन्स कहते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में अब कैसे आएगा। सपोज करो तो आप क्या बोलोगे? मुझे कोर्ट का सम्मन्स आया है। तो मैंने बोला देखो एग्जाम्पल कैसे एरर आएगा। एग्जामिनर ने दिया माय डियर स्टूडेंट्स, ही वॉज गिवन अ सम्मन। ठीक है, he was given a summon, या he was given a summons, हाँ, या he was given a summonses to appear। तो एक बात बताइए, अगर आपको किसी ने, ठीक है, अपीयर होने के लिए, टू अपीयर इन कोर्ट में, ठीक है, इन द कोर्ट, मैंने इसे बोल दिया, कोर्ट में अपीयर होने के लिए उसको एक सम्मन मिला है। तो एक सम्मन मिला है गलत, उसको एक सम्मन्स मिला है। सो आप यहां पर क्या बोलोगे? ही वॉज गिवन, बताओ क्या आएगा? अ सम्मन, अ सम्मन्स या अ सम्मन्सेस। आपने बोला देखो सर आर्टिकल ए के बाद आता है सिंगुलर नाउन, ये नाउन ही नहीं है सर, ये तो वर्ब है, तो ये तो पक्का नहीं आएगा, मुझे यहां वर्ब नहीं चाहिए। दूसरा, सर ये प्लूरल नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, तो यहां ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। सो क्या होना चाहिए? ही वॉज गिवन अ सम्मन्स टू अपीयर इन द कोर्ट। इस पर बेस्ड भी एग्जामिनर डाउट पूछता है। तो आज के बाद आपसे सम्मन्स में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं टू, उसको दो सम्मन्स मिले हैं, गलत, दो सम्मन्सेस मिले हैं, तो मैं बोलूंगा ही वॉज गिवन टू सम्मन्सेस टू अपीयर इन द कोर्ट। टू सम्मन्सेस बोलोगे, इस बात का ध्यान रखोगे। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए पॉइंट नंबर कौन सा? 12। चलिए डियर बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 यानी कि 13 पॉइंट की। यहां तक कोई डाउट, संबंध समझ में आया? तो इस बात को याद रखिएगा डियर, जब भी आप कोई डेफिनेशन देखें तो उसको ध्यान से सीख ले। ठीक है, देखो भाई, अब हमारे पास कई नाउन्स ऐसे होते हैं डियर जो सिंगुलर और प्लूरल, हां, दोनों में सेम रहते हैं, दोनों में सेम स्पेलिंग होती है, दोनों में सेम स्पेलिंग होती है। ऐसे नाउन्स है डियर हमारे पास जिनमें दोनों में सेम स्पेलिंग होती है। जैसे जब आप भेड़ की बात करते हैं तो आप बोलते हो शी, तो यही सिंगुलर यही प्लूरल होता है, इसलिए जब आप शीप्स करते हैं तो वो गलत हो जाता है, आप इसको सेम रखते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में सेम यूज करते हो। पता है कि नहीं पता है? वेरी गुड डियर, ऐसा ही आप यूज करते हो फिश। आप फिश को सेम रखते हो, आप इसका फिशेज अगर आपको प्लूरल किया हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना माय डियर स्टूडेंट्स कि ये फिशेज जो है अपने आप में गलत हो गया बेटा। इसको आप फिश ही करोगे, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी फिश का फिश ही रहेगा। सर अगर मैं फिशेज करता हूं तो क्या मीनिंग बदल जाएगा? बिल्कुल माय डियर, इसका मीनिंग आ जाएगा अलग अलग तरह की मछलियां, मतलब उनकी जो स्पीसीज है वो अलग अलग किस्म की है। तो जब तक पेपर में ना बोले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज, तब तक आप अपने तरफ से एज्यूम मत कीजिएगा कि सर बहुत सारे फिशेज होंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं आई बॉट टू फिश, टू फिशेज नहीं, मैंने दो मछलियां खरीदी, तो जब तक डिफरेंट टाइप्स शब्द यूज ना हो तो फिशेज मत कीजिएगा। फिश का सिंगुलर भी स्पेलिंग में फिश है और इसका प्लूरल भी जो है फिश है, आप इसको ऐसे ही यूज करते हो और किसी तरीके से यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखो बेटा,
ऐसे ही आप यूज करते हो हेडक्वार्टर्स। अच्छा एक बात बताओ, हेडक्वार्टर्स होते किसके हैं? हेडक्वार्टर्स होते किसके हैं? आपने बोला सर ये तो हो गए जैसे आर्मी है, पुलिस है, जहां पर हम ठहरते हैं, नहीं, जहां जो घर उन्हें अलॉट किए जाते हैं, तो ये बोलते हैं पुलिस का हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर नहीं। अगर आपको हेडक्वार्टर लिखे हुआ दिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, इस बात को रखिएगा। हेडक्वार्टर नहीं होता, ये भी पेपर में एरर आएगा, हेडक्वार्टर्स होता है डियर, इस बात को रखिएगा दिमाग में। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं उनको रूम्स में रखा जाता है, रूम्स नहीं हेडक्वार्टर्स में रखा जाता है, वो जानबूझ के वोकैब के साथ छेड़छाड़ करेगा मेरे दोस्त। उनको हेडक्वार्टर्स में, सोल्जर को, पुलिसमैन को कहां रखा जाएगा? हेडक्वार्टर्स में। वो रूम दे देगा तो एरर होगा, इस बात को रखिएगा। और एक और हमारा नाउन होता है जिसे आप देखते हैं इनिंग्स। आप बोलेंगे फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, कभी भी आप इनिंग यूज नहीं करते हैं। जैसे आप क्रिकेट में सुनते हैं ना, भाई फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने इतना स्कोर किया, सेकंड इनिंग्स में उन्होंने इतना स्कोर किया, तो आप उसको इसी तरीके से देखते हो डियर। आप उसको ऐसे नहीं देखते कि इस इनिंग में कुछ और होने लग रहा है और उस इनिंग में कुछ और। आप देखते हो फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, उसने फर्स्ट इनिंग्स में इतने रन बनाए, सेकंड इनिंग्स में इतने रन बनाए, इसको ऐसे ही हम यूज करते हैं। तो इन चारों नाउन को आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए अब पॉइंट नंबर बढ़ते हैं हम 14 पर, और 14 को जानने की कोशिश करते हैं। 14 माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्टडी। देखो, आप जब स्टडी को यूज करते हो तो आप इसे एक वर्ब की तरह यूज करते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा कितनी देर के लिए एक दिन में पढ़ते हो, आपने बोला गुरुजी एक दिन में 10 घंटे के लिए पढ़ता हूं। तो ये जो पढ़ाई आप करते हो इसको बोलते हैं डियर स्टडी, ठीक है, जो पढ़ते हो। लेकिन जैसे ही आप इसे स्टडीज करते हैं, या तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी बेटा, या तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। जैसे वे 10 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो दे स्टडी, अगर वो 10 घंटे के लिए पढ़ता है तो ही स्टडीज। या फिर स्टडीज नाउन भी होता है जिसमें आप सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई करते हैं, जब आप सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट्स को पढ़ना, सब्जेक्ट्स को पढ़ना, जब आप सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं तो उसको अपनी पढ़ाई लिखाई को मत छोड़ो। बोलते नहीं बेटा आपको पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करनी चाहिए, बगैर पढ़े जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो वो चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। अरे रे रे रे, संबंध से यहां लिख दिया, हाँ बेटा इसको करेक्ट करो, देखो यहां ठीक है, मैंने संबंध से ऐसे लिख दिया, उसकी स्पेलिंग ईएस लगेगा ना, इसको ठीक करिएगा, ठीक है, ठीक करिएगा उसको वहां पर। ठीक करिएगा पीछे जाके, पीछे जाके देखो, दिख गया ये? बिल्कुल बेटा, संबंध हो गया ना सिंगुलर, तो ईएस लगा दो, वो प्लूरल हो जाएगा। तो संबंधित, ये स्पेलिंग वहां पे खाली ईएस लग गया ना, उसको करेक्ट कर लीजिएगा पीछे जाके। हो गया मस्त। चलिए वापसी आते हैं टॉपिक पे। तो हमने क्या लिखा? स्टडी, हमने क्या लिखा? स्टडीज, और हमने क्या लिखा? स्टडीज, ठीक है। तो यहां पर इसमें डिफरेंस क्या आएगा सर? इसमें डिफरेंस आ गया डियर कि जब कभी भी आप इस तरीके की बात यहां पर देखते हो तो इसमें डिफरेंस क्या होता है सर? देखो एक वर्ब है, एक सिंगुलर वर्ब है, और स्टडीज अपने आप में सब्जेक्ट, अपनी पढ़ाई लिखाई। अब देखो जैसे मैंने बोला दे स्टडी, तो यहां पर ये क्या है? वर्ब। दे स्टडी फॉर 10 आवर्स एवरी डे, वो हर दिन 10 घंटे के लिए पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, अगर ही पढ़ता है तो ही के साथ स्टडी या स्टडीज? वो हर दिन 10 घंटे के लिए पढ़ता है, ही स्टडीज फॉर 10 आवर्स एवरी डे, वो हर दिन 10 घंटे के लिए पढ़ता है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलोगे सर ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आप यहां पर करें ही स्टडीज फॉर 10 आवर्स एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं आपको अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करनी चाहिए, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी या योर स्टडीज, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई, ठीक है, कंटिन्यू करनी चाहिए। तो यहां पर ये किसकी तरह यूज हो रहा है? नाउन की तरह यूज हो रहा है। और क्या मीनिंग दे रहा है डियर? पढ़ाई लिखाई का मीनिंग दे रहा है। तो यू शुड मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज, याद रखिएगा।
इस पर बेस्ड भी एग्जाम में अपना एरर आपको दिखाएगा बहुत शानदार तरीके से, तो आप तैयार रहेंगे उस चीज के लिए। ठीक है, चलो जी जरा फटाक से कॉपी कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। यहां तक कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी? चल तो चलिए पॉइंट नंबर 15 को देखते हैं। देखो भाई, पॉइंट नंबर 15 में क्या है? 15 में मैं आपको समझाता हूं वर्ड को। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वर्ड आप बोलोगे सर वर्ड तो शब्द होता है। ठीक है, बिल्कुल। जब ये वर्ड शब्द का मीनिंग देता है, जो मैंने आपको पहले नहीं समझाया था पहली क्लास में, हाँ, तो डियर ये काउंटेबल नाउन होता है। अगर आप वर्ड लिखेंगे तो ये सिंगुलर हो गया, और आप इसका प्लूरल करेंगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे भाई इस सेंटेंस में 10 वर्ड्स, तो आप बोल दोगे देयर आर 10 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, है ना? सिंपल है। तो वर्ड सिंगुलर हो जाएगा और वर्ड्स उसका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। सर चलो ये तो आसान है, लेकिन आपको पता है एक और चीज, जब वर्ड मीनिंग देता है वादा, बोलते हैं ना वादा किया तो निभाना पड़ेगा भैया, होते हैं ना, एक वादा मैंने खुद से किया है कि ता उम्र नहीं हारूंगा सर, मेहनत हमेशा करता रहूंगा। और लाइफ का मतलब भी यही है। ठीक है, मेहनती इंसान आपको बनना ही पड़ेगा। तो वर्ड जो होता है ना वादा, कि भाई अपना वादा निभाना, तो जब वो वादे की सेंस में यूज होता है ना, तो वो अनकाउंटेबल होता है। उस वादे की सेंस में वर्ड करना, उस वादे की सेंस में अगर एग्जाम में वर्ड्स किया हुआ दिख जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये हो जाएगा गलत, इस बात को याद रखना। जैसे अगर मैं बोल दूं सपोज एक एग्जाम्पल, देयर आर 10 वर्ड्स, ठीक है, या देयर आर 10 वर्ड इन दिस सेंटेंस। सपोज किसी ने बोला सर इस सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं, तो आप बोलोगे सर 10 वर्ड्स हैं। हाँ, तो ज्यादा है तो 10 के साथ वर्ड्स आएगा। वर्ड क्यों? क्योंकि शब्द का मीनिंग है और इसमें तो ये काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा आपको अपना वादा निभाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? यू शुड कीप योर वर्ड, या यू शुड कीप योर वर्ड्स। अब आप समझो, आपको अपना वादा निभाना चाहिए तो यू शुड कीप योर वर्ड। यहां पर आप वर्ड लगाएंगे, इस केस में वर्ड्स नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसको लेकर भी एग्जामिनर आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, जवाब दे देंगे बेटा। ये हमारा हुआ 15 नंबर पॉइंट। बहुत आसान है, आसान चीजें साथ साथ कॉपी करना और समझते चलना। चलो मेरे दोस्त समझते हैं 16 नंबर पॉइंट को। तो वर्ड तो हमारे लिए बेहद आसान हो गया, 16 नंबर पॉइंट को समझते हैं। डन है? यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि आर्टिकल से रिलेटेड भी है और नाउन से भी रिलेटेड, तो उसको छोटे रूप में मैं नाउन से रिलेट करके बता रहा हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जब कभी भी आपको आर्टिकल दिखे और यहां पर कोई ऐसा जॉब दिख जाए, जो कोई आदमी करता हो, जैसे मैंने बोला भाई वो टीचर है, हाँ, और वो मोटिवेटर भी है, वो टीचर है और वो पेंटर भी है, वो डायरेक्टर है और वो प्रोड्यूसर भी है। तो एक ही इंसान दो दो काम कर रहा होगा, है ना? एक ही इंसान दो दो काम कर रहा होगा, तो पता है क्या मिलेगा आपको? एक आर्टिकल मिलेगा, फिर आपको उसकी जॉब, उसका काम मिलेगा, फिर आपको एंड लगा मिलेगा, और फिर उसकी जॉब आपको आपका काम मिलेगा।
मतलब एक ही व्यक्ति दो काम करता है, एक ही व्यक्ति दो काम करता है। अगर आपको यहां भी आर्टिकल दिखाई दे मेरे दोस्त और प्लस में जॉब, इसका मतलब ये कोई और व्यक्ति है, जैसे द टीचर एंड फिर से आपको आर्टिकल दिख जाए और फिर आपको जॉब वो प्रोफेशन दिख जाए, तो समझ जाना ये आदमी अलग है और मेरे दोस्त ये आदमी अलग है, दोनों आदमी अलग अलग है। अब ये जॉब अलग है और ये जॉब अलग है, ये चीज नहीं होगी यहां पर। इसलिए हम कहते हैं ये एक ही आदमी कंसिडर किया जाएगा और ये दो आदमी कंसिडर कर लिए जाएंगे। जैसे द टीचर एंड द मोटिवेटर, कितने आदमी हुए? दो। द टीचर एंड द प्रोड्यूसर, इसका मतलब दो। द टीचर एंड प्रोड्यूसर मतलब वो एक ही आदमी है, वो टीचर भी है और वो प्रोड्यूसर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, वो टीचर भी है, वो सिंगर भी है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो हम देखते हैं जरा, मैंने बोला द टीचर एंड सिंगर, तो बताओ वो एक ही व्यक्ति है या दो अलग अलग है? आपने बोला सर वो एक ही व्यक्ति है, द टीचर एंड सिंगर, तो वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है। इज या आर रेडी टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो आपने बोला सर वो एक ही व्यक्ति है, द टीचर एंड सिंगर, टीचर भी है, द टीचर एंड मोटिवेटर, एक ही आदमी है, तो आप यहां इज लगाएंगे, पेपर में आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, द टीचर, हां, एंड द प्रोड्यूसर, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त ये दो अलग अलग व्यक्ति, द टीचर एंड द प्रोड्यूसर इज या आर रेडी टू हेल्प यू। अब कहानी बदल गई, आप बोलोगे सर ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए हम बोलेंगे आर रेडी टू हेल्प यू, अब इज नहीं आएगा गुरुदेव। तो ये छोटी सी बात है, इसका पूरा का पूरा डिटेल में हम आर्टिकल टॉपिक में पढ़ते हैं, लेकिन अभी छोटी सी बात है, इससे रिलेटेड भी आपको एरर दिखता है, इसलिए मैंने एक छोटे से रूप में इसको बता दिया। लेकिन याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, कौन से टॉपिक में? आर्टिकल टॉपिक। ये भी आप साइड में लिख के चलेंगे। तो ये चीज है, लेकिन इतना अभी आप इस चीज को समझिएगा कि किस तरीके से ये कहानी चलती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कॉपी हुआ मैडम? मैं एक काम करता हूं भाई, ऐसे करो, ये लीजिए, ताकि मैं आपके सामने ना डूं। लीजिए, अब पॉइंट नंबर शेर पुत्र 17 देखिए, बहुत आसान। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की, इंटरेस्टिंग चीज है, तो वो उस काम को होते हुए दिखाती है। जैसे सर मतलब समझा क्या रहे? देखो बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं, क्या पासिंग मार्क्स होता है या पास मार्क्स होता है? इसमें एक छोटी सी बात समझा रहा हूं इस पॉइंट में। लिंकिंग रोड होगा या लिंक रोड होगा, मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो डियर, जब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन से पहले लगाते हैं, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होती नजर आती है और आपको ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति वो काम कर रहा हो। जैसे अरे देखो, हां, उड़ते हुए पक्षी, अरे देखो उड़ते हुए पक्षी, तो आप क्या बोलोगे? फ्लाइंग बर्ड्स, है ना। अगर मैं एक चीज लिखता हूं डियर, फ्लाइंग बर्ड्स, तो आप क्या बोलोगे? उड़ते हुए पक्षी। तो क्या गलत है? सही, बिल्कुल सही है सर। फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी बोलोगे ना, अरे फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी। लेकिन एक बात बताओ डियर, क्या मैं ऐसे बोलूंगा पास होते हुए नंबर? पास होते हुए नंबर नहीं सर, यही तो फर्क है। मैं फ्लाइंग बर्ड्स बोल सकता हूं, एक मूवी आई थी फ्लाइंग जट, उड़ता हुआ जट या उड़ने वाला जट, है ना, वेरी गुड। लेकिन पास होते हुए नंबर मजा नहीं आ रहा। रनिंग हॉर्सेस, घोड़े हैं, दौड़ते हुए घोड़े। हाँ सर, सही है, सही है सर, रनिंग हॉर्सेस सही है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, पास होते हुए नंबर तो सही नहीं है।
इसीलिए बेटा जी पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। लिंक करता हुआ रोड नहीं, लिंक रोड होता है, यही इसका एडजेक्टिव बनता है। ये जो लिंक है इस रोड का एडजेक्टिव बन जाता है, पास उसका एडजेक्टिव, इसलिए जो बनता है वो पास मार्क्स और बनता है लिंक रोड्स। इस पर भी डायरेक्ट एरर आता है, तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। कितना आसान कर दिया ना, रटना नहीं सीखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 18 नंबर पॉइंट की छोटी छोटी सी बातें हैं बेटा, होते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें ठीक है, उनको आप देखिएगा क्योंकि इन पर बेस्ड डायरेक्ट पेपर में एरर पूछते हैं। अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। मैंने आपको कहा था बेटा हमारे पास इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। वेरी गुड। सो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो बेटा इसमें क्या पढ़ते हैं आप, सर लेटर्स पढ़ते हैं। बेटा इसमें लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये बेटा आर है, एक दो बच्चे आर है इसमें यार, एक तो चलो साफ लिख देता हूं, एक दो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसमें लेटर्स हैं, कितने होते हैं बेटा, 26। आपको पता है इन लेटर्स को हम इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलते हैं बेटा, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। इन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। वेरी गुड। तो इनका अल्फाबेट बोलेंगे तो क्या हो गया, अल्फाबेट कितने हैं, अल्फाबेट हमने बोला अच्छा सर लेटर्स को ही बोलते हैं। तो इन लेटर्स को ही आप क्या बोलते हो बेटा, अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला, है ना, वर्णमाला। तो इंग्लिश की वर्णमाला जो है उसमें लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 26 है। अगर मैं अल्फाबेट्स कर दूंगा, अगर मैं अल्फाबेट्स कर दूंगा तो एक बात बताओ, ये एक लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई मेरे बच्चे, ये तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई, ये तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई। और हर लैंग्वेज का अपना अलग अल्फाबेट है, अलग वर्णमाला है। वेरी गुड। सर पेपर में एरर कैसे आएगा, पेपर में एरर ऐसे आएगा बेटा, जो टीचर है वो अल्फाबेट पढ़ा रहे थे, ठीक है, जो टीचर है वो अल्फाबेट्स पढ़ा रहे थे, गलत है। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बाकी आपने स्पेनिश, बाकी लैंग्वेजेस को मिक्स करके पढ़ा। मिक्स कैसे करोगे, अरे एक टाइम पे एक ही वर्णमाला तो पढ़ाओगे, मिक्स करके तो पढ़ाओगे नहीं बेटा। तो मैंने बोल दिया, ध्यान से सुनो, मैंने बोला ही हैज टॉट, ही हैज टॉट, ठीक है, ही हैज टॉट द अल्फाबेट या ही हैज टॉट द अल्फाबेट्स। आप बताइए क्या होगा, आप बोलोगे सर एक ही तो पढ़ाएंगे, अल्फाबेट्स कैसे हो सकता है गुरुदेव, तो अल्फाबेट्स नहीं बेटा, अल्फाबेट होगा। ये भी पेपर में एरर आया क्योंकि अल्फाबेट्स तो हो गया डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यहां पर किसी का भी रोल प्ले नहीं करेंगी, तो ये चीज हो जाएगी जी गलत। सर छोटा सा पॉइंट है लेकिन अच्छा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है लेकिन अच्छा पॉइंट है। फटाक से कॉपी करो क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे वेट करना पड़ेगा, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। फटाक से कॉपी करना सर, फटाफट झटाझट। हे प्रभु, हुआ मेरे भाई कॉपी, बेटा एक लेटर अल्फाबेट का एक लेटर है, वो अल्फाबेट एक लेटर को बोल दोगे, वाह भाई वाह, ये भी कमाल कर रहे हो, तो मैं बावला हो गया बेटा। चलिए मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 19 की बात करते हैं। अब देखो जी, पॉइंट नंबर 19 में कुछ फिर से छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा सुपरफ्लूस। सर ये सुपरफ्लूस क्या होता है, सुपरफ्लूस का मतलब होता है बेटा किसी चीज का अधिक हो जाना, किसी चीज का अधिक हो जाना। एक बात होती है सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस का मतलब होता है बेटा बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो जाना, यानी कि एक्सेस हो जाना। जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो जाना यानी कि एक्सेस हो जाना, तो आप उसको बोलते हो सुपरफ्लूअस, सुपरफुल हो गया, है ना। अब इस पर बेस कैसे बनेगी सर चीजें, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। कैसा लगेगा अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं बोल दूं पास्ट हिस्ट्री, याद आया मैंने बताया था बेटा हिस्ट्री किससे रिलेटेड होती है, पास्ट से। तो पास्ट क्यों बोल रहे हो उसके साथ, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं कि इसका क्या है चीजों को।
ऐसे मैंने बोल दिया रिटर्न, हाँ, और बैक। बेटा रिटर्न का मतलब ही है वापस आना, उसके साथ आप बैक लगाओगे तो वो जचेगा कि नहीं जचेगा? आपने बोला सर नहीं जचेगा, मजा नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला रिपीट अगेन। मैंने बोला बेटा रिपीट में अगेन का ऑलरेडी मीनिंग है, आप रिपीट अगेन क्यों बोल रहे हो? बात सही लगेगी? नहीं लगेगी। चलो, मैंने बोला ठीक है, सपोज करो इन फ्रंट साइड ऑफ माई हाउस। आपने बोला यार एक बात बताओ, इन फ्रंट साइड ऑफ हिज हाउस। नहीं सर गलत हो गया। इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, इन फ्रंट के साथ अगर आप साइड लगाओगे तो सर मजा नहीं आएगा, बिल्कुल गलत होगा। चलो बेटा, अगर कोई आपका कजन है, हाँ, या आपकी कोई कजन है, तो आप बोलो ही इज माई कजन, या कोई लड़की है तो आप बोलो शी इज माई कजन। क्या बोलोगे डियर? चलो बताता हूं। अगर कोई कजन है तो एग्जाम्पल लिखेगा, आप बोलोगे ही इज माई कजन, ये मेरा कजन है भाई। तो सगा भाई या नहीं? नहीं सर चचेरा है ना, हिंदी में बोलते हैं ना। और शी इज माई कजन, आप ऐसे बोलोगे, बिल्कुल सही। बेटा ये मत बोल देना ही इज माई कजन ब्रदर या ही इज माई कजन सिस्टर। नहीं बेटा, कजन का मतलब ऑटोमेटिकली उस चीज को है, तो उसके साथ ब्रदर या सिस्टर ना लगाएं। ही इज माई कजन या शी इज माई कजन, इस तरीके से बोले। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोलना नॉनसेंस हो जाता है। ब्रदर जो खून का रिश्ता है, कजन जो चचेरा है, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? नॉनसेंस हो गया। तो कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, जब आप इस तरीके से इस बात को बोलेंगे तो ये चीज हो जाएगी जी एकदम गलत। ये तीन छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। दूसरा बेटा, एक सुपरफ्लुअस टॉपिक भी होता है जिसमें हम कंप्लीट सुपरफ्लुअस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सुपरफ्लुअस टॉपिक ऐसे लिखते हैं हम, हाँ। तो उससे रिलेटेड एक दो बातें थी जो नाउन के एरर्स में भी इंक्लूड होती है, मैंने सिर्फ वो बताई है। सेपरेट ये टॉपिक होगा, उसमें बाकी और चीजों को जानेंगे, इंग्लिश में क्या क्या सुपरफ्लुअस बनता है। बस अभी छोटी सी बात आपने रिलेटेड टू नाउन पढ़ ली बेटा, और कुछ नहीं कहा, ठीक है? तो ये छोटा सा पॉइंट इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20 को पढ़ते हैं। ये था हमारा माय डियर स्टूडेंट्स 90, जिसमें आपने छोटे रूप में सुपरफ्लोस को देख लिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, जब किसी में आप दखल अंदाजी करते हैं, किसी चीज में आप दखल अंदाजी करते हैं, जैसे आप किसी चीज में दखल अंदाजी कर रहे हैं, या आप ये कहो किसी को एंटर होने दे रहे हो, दखल अंदाजी कहो या किसी को एंटर होने दे रहे हो, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, हाँ, और उस ऑर्गेनाइजेशन में वो भी शामिल होना चाहता है, सो उसको बोलते हैं बेटा सीक एडमिशन। एडमिशंस जो दाखिले होते हैं वो स्कूल के हैं, वो अलग है। स्कूल में कॉलेज में एडमिशंस चल रहे हैं सर, ठीक है, बैच में एडमिशंस चल रहे हैं, ये चीज अलग है, ठीक है, वो हो गए दाखिले। लेकिन बेटा जब आप एक यूज करते हो, कहो कंपाउंड कहो कुछ भी, सीक एडमिशन या सीक एडमिशंस, इसमें से कौन सा आएगा ये समझिए। इसके लिए आपको ये देखना होगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा किसी को, ठीक है, एंटर करने के लिए अलाउ कर देना, या किसी को कोई मेंबरशिप या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देना, उसके लिए सीक एडमिशन होता है, एडमिशंस नहीं होता है। इसका मतलब है, चलो लिख देता हूं मैं, टू अलाउ समवन, टू अलाउ समवन टू एंटर, अंदर आने के लिए अनुमति दे दी, और बिकम आ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गए, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गए बेटा, ठीक है, या आप इसके लिए इसे बोल रहे हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, अ मेंबर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गए या आप उसे अलाउ कर रहे हैं बेटा, उसके केस में आपको क्या करेगा, देगा सीक एडमिशन या सीक एडमिशंस, सीक एडमिशन, एडमिशंस ले, ठीक है। खिसका दो इसको इधर, आराम से आप कॉपी करते रहो क्योंकि चीजें आसान है माय डियर, मैं नहीं चाह रहा हमारा टाइम खराब हो, आप साथ साथ कॉपी करते चलिए।
पॉइंट नंबर 21 है ना, हाँ 19 20 और मेरे शेर बात करते हैं 21 की। ये भी एक छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं आराम से आपको नोट्स बनवा रहा हूं बेटा, ताकि जब आप रिवाइज करें एग्जाम से पहले आधे घंटे में पूरा नाउन रिवाइज हो जाए। मेहनत एक ही बार लगेगी बस, ठीक है, मेहनत एक ही बार लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर एक एरर आता है लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक्स को लेकर। बेटा लिंग्विस्टिक एक शब्द होता है, ठीक है, जो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। पेपर में क्या करेगा, इसकी स्पेलिंग ऐसे दे देगा लिंग्विस्टिक्स, तो वो लिंग्विस्टिक्स जो है, हाँ वो बेटा जी लिंग्विस्टिक्स अपने आप में नाउन, ठीक है। यहां जो लिंग्विस्टिक्स होता है उसका मतलब भी सेम है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि अगर मुझे नाउन की तरह यूज करना है तो मुझे लिंग्विस्टिक्स यूज करना है, अगर मुझे एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो मुझे लिंग्विस्टिक यूज करना है। इस पर बेस्ड आपसे एग्जामिनर बनवाएगा एरर, तो आपको दिमाग में रखना है, अच्छा सर इसको ऐसे यूज करना है, ठीक है, इसको ऐसे यूज करना है। जैसे मैं बोलूं पेपर में क्या देगा, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये डिफरेंस आ गया ना डियर। अब अगर एज एन एडजेक्टिव यूज करेगा तो ये यूज करो, एज ए नाउन यूज करेगा तो ये। अब मैं कहूं लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मैंने बोला यार यहां तो नाउन की जरूरत है सब्जेक्ट बनने के लिए, एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हो गुरुजी? तो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ऐसे एग्जामिनर आपसे एरर बनवाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, इसी में एक छोटा सा पॉइंट है 21 में ही, एक इसी से रिलेटेड, या उसको भी अलग, चलो इसी में कर लो बेटा। कीप ऑर्डर होता है या कीप ऑर्डर्स होता है? कीप ऑर्डर या कीप ऑर्डर्स की रूल को जब आप फॉलो कराते हो ना, जैसे इन बच्चों को आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करानी होंगी, तो वो क्या होगा, कीप ऑर्डर या कीप ऑर्डर्स, उसको समझिए, ठीक है, उसको समझिए। तो बेटा क्या बोलना, रूल्स को ओबे कराना, रूल्स को ओबे कराना, रूल्स का पालन कराना, रूल्स का पालन कराना, कि सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस बच्चे फॉलो करें, ठीक है। जैसे आपको अपनी क्लास में यू शुड कीप ऑर्डर्स इन योर क्लास। अरे सर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने हमें बताया रूल्स को लागू पालन कराना कीप ऑर्डर होगा। कीप ऑर्डर रूल्स को ओबे कराना या पालन कराना, तो यू शुड कीप ऑर्डर्स इन योर क्लास, नहीं सर, यू शुड कीप ऑर्डर इन योर क्लास। सो डियर, इस तरीके से एग्जामिनर इससे रिलेटेड आपसे डाउट पूछेगा या मतलब देगा, तो आपको उस चीज को दिमाग में रखना है। बहुत अच्छी बात है बेटा। एक मुझे शायद याद नहीं, मैंने पासर्स बाय कराया था कि नहीं कराया था, कि पासर बाइज नहीं होता, पासर्स बाय होता है? चलो कोई नहीं, अगर कराया कोई बात नहीं, लिख लो, छोटी सी है वो तो, ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये ना होना ना कराया, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए बेटा। देखो हम क्या करते हैं, जब हम यूज करते हैं बेटा, गुजरने वाले लोग हैं, तो हमने बोला सर पासर बाय होता है गुजरने वाला एक व्यक्ति, और वहां से रोड के वहां से कई सारे व्यक्ति गुजर रहे हैं, तो बेटा इसका प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाय। जब बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे तो ये कि एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे पासर्स बाय वहां खड़े थे, तो पेपर में क्या करेगा बेटा, वो दे देगा पासर बायस, ये गलत होगा और पासर्स बाय सही होगा, ठीक है, ये चीज यहां पर देता है। दूसरा बेटा बिल्कुल ऐसा ही होता है हैंग ऑन, ये होता है सिंगुलर, और लड्डू भाई जब आप इसका प्लूरल करेंगे तो छुटकू मियां ये हो जाएगा हैंगर्स ऑन, ये होगा प्लूरल। यहां ऑन्स मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डन है, डन है। अच्छा ये बताया क्या होते हैं,
जो होते नहीं है मक्खी की तरह भिनभिनाने लग जाते हैं अमीर लोगों के पास या इंपॉर्टेंट लोग के पास, आसपास भटकते रहते हैं, वो हैंगर हो ना, उन पे लटके रहते हैं। तो याद रखना इसका मतलब यही होता है, ठीक है। रिच या इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ फ्रेंडली होने की ट्राई करने वाले कि ये हमारे काम आ जाएगा यार, ये हमारे काम आ जाएगा भाई साहब, इसको देखो, ये हमारे काम आ जाएगा, इसको देखो, इंपॉर्टेंट पर्सन है या ये रिच पर्सन है, हमारे काम आ सकता है। तो उसके आसपास क्या है, हैंगर ऑन, और ज्यादा है तो हैंगर्स ऑन। इस तरीके से इसका मीनिंग होता है मेरे दोस्त, ये हैंगर ऑन और हैंगर्स ऑन, ठीक है। तो ये है जी 22 हमारा पॉइंट। पासर बाय क्या होता है डियर, गुजरने वाले लोग जो वहां से होकर गुजर, ठीक है मेरे दोस्त। कॉपी करो, मैं चेंज कर दूं या इस साइड लिख दूं, पर नहीं ऐसे मेरे से लिखा नहीं जाएगा राइट है ना, तो ऐसे ही लिखा जाए। ठीक है, कराया था पहले, चलो कोई नहीं, कर लो कॉपी, क्या जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आपके पास 23 पर आते हैं डियर। 23 क्या है पॉइंट, देखो भाई, ये हमारा पॉइंट था कि इसको प्लूरल सिंगुलर में कैसे लेते हो। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी लाइफ की, आपके जीवन की। पता है लाइफ अनकाउंटेबल नाउन होता है डियर, जब वो जीवन का मीनिंग देता है, जब वो जीवन, आप जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, जीवन कहता छोड़ना यार, इट हैपेंस इन लाइफ, होता है ऐसा, जिंदगी में ऐसा भी होता है। तो आप उस केस में क्या करते हो, सिर्फ लाइफ यूज करो, आप ऐसा नहीं कर सकते इट हैपेंस इन लाइफ, होता है ऐसा लाइफ में। आप ये मत बोलो इट हैपेंस इन लाइफ्स, नहीं। तो सिर्फ लाइफ्स क्या होता है, चलो बताता हूं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। कब, जब ये जीवन का मीनिंग देगा, जीवन जो हम जी रहे हैं, जिंदगी हम जी रहे हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ अगर पर्सन से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू पर्सन, मतलब आदमी, कितनी जाने गवा दी हमने, तो ये होता है सिंगुलर नाउन। तो गुरुजी इसका प्लूरल भी बनता होगा, बिल्कुल माय डियर, फिर इसका लाइव्स, ठीक है, लाइव्स याद रखिएगा, या पहले मैं लिखवा दूं, जब हम इसको इंसान से रिलेट करते हैं तो इसका प्लूरल लाइव्स नहीं बनता बेटा, इसका प्लूरल बनता है लाइव्स। इसका प्लूरल क्या बनता है, लाइव्स। तो ये क्या होता है, प्लूरल नाउन। इसका मतलब सर एक्सीडेंट में हमने 4 जाने गवा दी, एक्सीडेंट में हमने 4 जाने गवा दी, उस केस में ये काउंटेबल नाउन की तरह माय डियर ट्रीट होता है। सो हमने बोला वी हैव लॉस्ट 4 लाइव्स या 4 लाइव्स इन द एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में हमने 4 जाने गवा दी। तो आप बोलोगे डियर वी हैव लॉस्ट 4 लाइव्स इन द एक्सीडेंट, हमने उस एक्सीडेंट में 4 जाने गवा दी। आप इसको इस तरीके से बोल दोगे, आप इसको इस तरीके से बोल दोगे लाइफ के बारे में जब आप चीजों को बोलोगे, ठीक है डियर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन मैंने कहा ये नाउन वोकैब है, याद करनी पड़ेगी और चीजों को समझना होगा। और इसलिए मैं थोड़ा सा, आप देख रहे हो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि इजी है लेकिन चीजें बताना बेहद जरूरी है बेटा। तो फटाफट आंधी तूफान की रफ्तार से आप कॉपी करते रहिए। 23-24 ही है ना, हाँ 22 था, ये 23-24 है, क्योंकि अब ज्यादा देर का मामला बचा नहीं बेटा। अगर हम एक और चीजों को समझे, आपको पता है कस्टम और कस्टम्स में क्या फर्क होता है। अगर मैं कस्टम कहूं वर्सेस मैं आपको कस्टम्स कहूं, कईयों के तो दिल की धड़कन बढ़ रही होगी, क्यों, अरे गुरुजी हाँ हमें कस्टम्स में ही तो जाना है, इंस्पेक्टर बन। बेटा ये जो कस्टम होता है ना, ये रीति रिवाज होता है, जो आप प्रथा, जो रिवाज आप चल रहा रहे ना प्राचीन से, रिवाज प्रथा, ये वो होता है कस्टम। कस्टम्स होता है बेटा टैक्स से रिलेटेड, रिलेटेड टू टैक्स। आपको पता है ना,
जब आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उन पर टैक्स लगता है, तो वो कस्टम्स होता है जो आपको पे करना होता है। ठीक है, कि इस सामान पर, जैसे मैंने बोला पेपर में कैसे एरर आएगा, यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे कस्टम ऑन दीज गुड्स। अच्छा, ऑन दीज गुड या ऑन दीज गुड्स, चलो दो बातें सिखाता हूं। देखो बेटा, गुड होता है अच्छा, एडजेक्टिव। सामान होता है मेरे बच्चे गुड्स। सामान के सेंस में गुड्स यूज होता है, गुड नहीं। ये भी एरर आता है पेपर में। तो यू हैव टू पे कस्टम, नहीं बेटा, टैक्स देना। यू हैव टू पे कस्टम्स ऑन दीज गुड्स। इन गुड्स पर, इस सामान पर आपको टैक्स देना होगा, जो है कस्टम्स। जो गुड्स पे लगता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो उसे कस्टम्स कहेंगे, कस्टम नहीं कहेंगे बेटा। कस्टम्स कहेंगे, उसे कस्टम नहीं कहेंगे। चलो अगला पॉइंट। अरे फिर तुम कॉपी नहीं कर पाओगे इस साइड, ये लो भाई, अब मैं कवर नहीं करूंगा, पीठ इस साइड रह जाएगी। दौड़ दौड़ के कॉपी करना बेटा। 25। मुझे पता है मेरे दोस्त, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो कोई भी बच्चा बुरा ना माने, गुरुजी स्पीड क्यों बढ़ा रहे? मेरे पुत्र, स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूं लाडले, क्योंकि अब ये आसान चीज है, इनको हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट 25। सर ऐसे ही आपसे पूछा जाता है जब वो देगा लॉस, आपको देगा, हाँ, और एक लूज आपको देगा। ये है लूज और लॉस में क्या फर्क है? लॉस तो नुकसान होता है, लूज क्या होता है? हार जाना। बेटा लूज अपने आप में वर्ब होती है, लूज अपने आप में क्या होती है? वर्ब। तो लूज कर दिया आपने किसी चीज को, तो क्या कर देना? खो देना। आपने उस चीज को गवा दिया। सर मैंने अपना पेन गवा दिया। हाँ, तो बेटा ये जो लूज है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटा लॉस्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है लॉस्ट। सर आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक को गवा दिया। खो देना या गवा देना। सर मेरी बुक गुम गई सर। अच्छा, आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड, मैंने अपना फ्रेंड गवा दिया है सर। तो बेटा ये होता है लॉस्ट। सर उसने अपना एक पैर गवा दिया एक्सीडेंट में, तो ही लॉस्ट, उसने गवा दिया था। ही लॉस्ट, उसने गवा दिया था, या ही लॉस। ठीक है, अ लेग इन द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में उसने एक पैर गवा दिया था। तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ही लॉस्ट या ही लॉस? लॉस नहीं बेटा, लॉस्ट। तो गुरुजी ये लॉस क्या होता है? बेटा ये लॉस होता है नुकसान। ये जो लॉस होता है ना, ये होता है नुकसान, जो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मैंने, जैसे मैंने बोल दिया भाई, इट वुड बी अ ग्रेट लूज या अ ग्रेट लॉस। अब देखो ये बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, टू द कंपनी, टू द कंपनी इफ यू लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर तुम चले जाओगे तो ये कंपनी के लिए नुकसान होगा। आपने बोला देखो गुरुजी, इट वुड बी अ ग्रेट क्या? लूज लॉस। नाउ सो इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू द कंपनी इफ यू लेफ्ट। अगर आप चले जाते हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप यूज करते हो डियर लूज को और, ठीक है, लॉस को। तो लॉस नुकसान है और लूज वहां पर अलग मीनिंग देता है। आसान हो। अब एक है तो देखो बात ये बेसिक सी, लेकिन बेटा ये चीजें पेपर में याद कब आएंगी? जब मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज याद नहीं आएंगी। दूसरी चीज, एक चीज हमारे पास आती है बेटे बच्चे, मुझे बताओ पेरेंट होता है कि पेरेंट्स होता है? बेटा दोनों होते हैं। अगर पेरेंट है तो ये हो जाएगा सिंगुलर। अगर माता पिता दोनों की बात कर रहे हो तो ये है पेरेंट्स, ये हो गया जी प्लूरल। ठीक है, ये हो गया माता पिता दोनों। ठीक है, माँ बाप। तो आपने इधर माँ बाप दोनों को ले लिया, उधर सिंगुलर तो कोई एक है। सर पेपर में कैसे यूज होगा? जो दोनों की बात करे तो वो यूज कर लेना, एक की बात करे तो भाई एक यूज कर लेना, वो तो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, डन है।
तो वो अपने माँ बाप के साथ खुश है, तो ही इज हैप्पी विद हिज पेरेंट्स। एक की बात है तो पेरेंट। जैसा भी एग्जामिनर यूज करवाए, सिंगुलर प्लूरल सेंस देखना। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो 26 अपना पेरेंट और पेरेंट्स का दिमाग में रखिएगा। बड़े बेटा आगे। ये था हमारा 26। बदले स्क्रीन, ये छोटा सा पॉइंट लिखवा दो नीचे, एक आ जाएगा वर्मिन, आ जाएगा वर्मिन। बेटा वर्मिन क्या होता है, सुना है आपने ये नाउन सुना है वर्मिन? वर्मिन क्या होता है? वर्मिन कीड़े मकोड़े जो फसल में लगते हैं, ठीक है, उन कीड़े मकोड़ों को क्या बोलते हैं? वर्मिन बोलते हैं। तो आप इनको कह सकते हो कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं ना, वर्मिन को हम कीड़े मकोड़े बोल देते हैं बेटा। ठीक है, जो छोटे छोटे स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये, इसलिए जो वर्मिन होता है वो प्लूरल नाउन होता है, ये प्लूरल नाउन होता है। तो वर्मिन का मतलब क्या होता है? प्लूरल नाउन। तो वर्मिन अपने आप में प्लूरल की तरह यूज होगा। कीड़े मकोड़े बीमारियां कैरी करते हैं, तो वर्मिन कैरी या कैरीज, कैरीज तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। सो वर्मिन के साथ क्या आएगा? कैरी, याद रखिएगा, कैरीज मत कर देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, वर्मिन कैरी या कैरीज डिजीजेस। अब बीमारियां वो कैरी करते हैं बेटा। अब बताओ वहां पर क्या होना चाहिए? अब बताओ वहां पर क्या होना चाहिए? आपने बोला देखो सर वर्मिन है प्लूरल, तो कैरी, क्योंकि कैरीज तो सिंगुलर वर्ब है, तो वर्मिन बीमारियां कैरी करते हैं। पेरेंट का एग्जाम्पल दे दो बेटा, बुद्धि बिल्कुल नहीं यूज करनी अपनी, आशु बिल्कुल बुद्धि यूज नहीं करनी। अरे घोचुमल, अगर मैं बोथ की, दोनों की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया ही इज हैप्पी विद हिज पेरेंट या पेरेंट्स बिकॉज बोथ ऑफ देम ऑलवेज हेल्प हिम, तो हमने बोला बोथ ऑफ, दोनों मां बाप की बात हो रही है, तो क्या आएगा? ही इज हैप्पी विद हिज पेरेंट्स। सिंपल है। हिज पेरेंट हैज कम टू मीट हिम, उसके पापा या मम्मा आए हैं उससे मिलने, तो कोई एक जन आया, तो पेपर में वो से, तो सेंटेंस से पता चलेगा। कमाल के लोंडे भाई अपने पास। ये तो एकदम उंगली पकड़ के चलने वाले बच्चे, एकदम उंगली पकड़ के। ठीक है, रे मेरे पर डन। बताइए बेटा, तुम्हारे साथ तो वही होगा, जब तुम्हारा बैच खत्म होगा ना, सारे टॉपिक खत्म हो गए, फिर तुम्हें ऐसे नहीं, बाबुल की दुआएं लेती है ऐसे ऐसे विदाई करनी पड़ेगी तुम्हारी। चलो भाई, 27 के बाद 28 की बात करते हैं बेटा। ठीक है, ये 27 नंबर पॉइंट था, अब 28 की बात कर रहे हैं। डन है? चल, कई बार आप वन क्या, जैसे देखो बेटा, आप ही लिखते हो तो ही की पोजीशन क्या लिखते हो? हिज। आप शी लिखते हो तो उसके लिए क्या लिखते हो? हर। आप यू लिखते हो तो उसके लिए क्या लिखते हो? योर, है ना? ये तो सिंपल चीजें हैं, आपको पता है, और प्रोनाउन में इनकी चीजों का जिक्र भी आना है। लेकिन आप एक जगह और अपोस्ट्रोफी एस देखते हो बेटा, वो है वन, कि वन का जब आप पोजेशन दिखाते हो, अधिकार दिखाते हो, तो आप वंस करते हो। यहां पर भी आप अपोस्ट्रोफी एस देखते, है ना? तो ये याद रखो, मैंने बोल दिया भाई ही शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम, उसे अपना काम समय पर करना चाहिए। तो लड्डू भाई यहां पर देखा आपने, ही शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम, बट पुत्र जी अगर मैं कर दू वन शुड डू हिज या वंस या वंस वर्क ऑन टाइम, बताओ कौन सा आएगा? वन का मतलब क्या होता है बेटा? हर एक को अपना काम समय पर करना चाहिए। देखो उसको अपना काम समय पर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करोगे? ही के लिए आप हिज यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा? आपने बोला सर बिल्कुल यूज कर रहे हैं हम तो ही के लिए हिज। आप वन के लिए क्या यूज करोगे बेटा?
वंस अभी अभी तो आपने बताया गुरुजी। तो हमने बोला बेटा वन हिज, ये नहीं वंस, अरे सर नहीं ये। तो इस तरीके से भी याद रखिएगा, वन पर भी अपोस्ट्रोफेस आता है। ठीक है, ये भी यहां पर भी आप अपोस्ट्रोफे देखते हो। और यूज ऑफ वन सेपरेट, ये सब प्रोनाउन टॉपिक से रिलेटेड है, वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन ये छोट सिर्फ मुझे ये अपोस्ट्रोफेस इस पर यूज दिखाना था, जिसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये छोटा सा पॉइंट समझा थी। चलो मेरे शेर 29 नंबर पॉइंट की बात कर, अब देख रहे हो छोटी छोटी बातें, लेकिन इन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, फिर ना कहना अले गुलू जी ये क्या था, अले गुलू जी ये क्या था, तो आप फंसोगे। ठीक है भाई, बताइए। हो डन है। चल, अब हमने बोला, अब पढ़ाता हूं मैं आपको क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? दारू वाला दारू वाला मत पढ़िएगा, पिट जाओगे, ये एग्जाम वाला बेटा। क्वार्टर को आप बोलते हैं जब एक चौथाई की बात करते हैं, तो क्वार्टर अपने आप में नाउन होता है, और ये एक चौथाई की बात करता है, मतलब 1/4 की बात करता है, 4 में से एक हिस्सा, है ना क्या आप एक चीज को 4 बांट रहे हो, 4 में, और उसमें से एक हिस्से की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप क्वार्टर कर रहे हो तो ठीक है, जैसे बेटा मैंने बोल दिया आई वेटेड, मैंने इंतजार किया था, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, आ क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 1/4 मैंने इंतजार किया। इसका मतलब मेरे बच्चे 15 मिनट इंतजार किया तो आई वेटेड फॉर, ठीक है 2 आवर्स, 4 और लगा दो, 4 रह गया ना। आई वेटेड फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे के 1/4 हिस्से तक मैंने उसका इंतजार किया था। आप लोग फिर ये क्यों करा रहे हो गुरुजी क्वार्टर, ये तो आसान है, इसको क्यों बता रहे हो? इसको इसलिए बता रहा हूं मेरे बच्चे, जब आप इसको क्वार्टर्स करते हैं, जब आप इसको क्वार्टर्स करते हैं, तो मेरे भाई सारी की सारी कहानी पलट गई। ये वही होते हैं मेरे बच्चे, जैसे हेड क्वार्टर्स इसलिए था वो, ठीक है, जो रूम या हाउस जो प्रोवाइड किए जाते हैं सर्वेंट्स को या सोल्जर्स को। क्या मेरे बच्चे, क्वार्टर्स क्या होते हैं? रूम्स या हाउसेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं, किसको? सोल्जर्स को, सर्वेंट्स को। ठीक है, उस केस में अगर वो रूम्स और हाउस यूज करेगा तो गलत है बेटा, क्वार्टर्स ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया द सोल्जर्स विल शिफ्ट इन देयर न्यू क्वार्टर, ऐसे दे देगा पेपर में। सोल्जर्स जो हैं अपने नए क्वार्टर में शिफ्ट करेंगे। मुझे बताओ बेटा इसमें क्या एरर है? अब मैं नहीं, आप बताइए इसमें क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? आपने बोला सर गलत है, होना चाहिए द सोल्जर्स विल शिफ्ट इन देयर न्यू क्वार्टर्स। तो यहां पर यह गलती एग्जामिनर आपको देकर चलेगा। ये हुआ पॉइंट नंबर 29। मैं इसको इधर करता हूं डियर, और बातचीत करते हैं पॉइंट नंबर 30 की। अब मंजिल दूर नहीं, और हम धमाके से खत्म कर रहे होंगे अपने नाउन को, और मेरे दोस्त धुआंधार प्रैक्टिस के लिए फिर तैयार हो जाना। ठीक है जी, ये हुआ हमारा क्वार्टर्स में डिफरेंस, याद रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अब देखो, हमारे पास होता है एक ऑफ स्प्रिंग। क्या बोला मैंने? ऑफ स्प्रिंग। बेटा ये अपने आप में एक नाउन, इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन्स चिल्ड्रन, एक इंसान के बच्चे। ठीक है, पर्सन्स चिल्ड्रन, या द यंग ऑफ एन एनिमल। एक एनिमल जब यंग होता है ना, जवान होता है, एकदम बच्चा होता है, उसके लिए आप यूज करते हैं ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, याद रखिए, क्यों बता रहा हूं भी बताऊं। एक होता है मेरे बच्चे प्यूपिल, जो कि अपने आप में होता है सिंगुलर, और एक होता है प्यूपिल्स, जो कि अपने आप में होता है बेटा प्लूरल नाउन। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है बेटा छात्र, मतलब बच्चा जो स्कूल में है। इसका मतलब होता है बच्चा जो स्कूल में है, छात्र जो स्कूल में है, चाइल्ड जो स्कूल में है, उसको बोलते हैं। सो पेपर में कैसे एरर आएगा? सर
मैंने बोल दिया द टीचर इज रेडी टू टीच देयर द टीचर इज रेडी टू टीच हिज प्यूपिल्स। हाँ, तो वहां दे देगा हिज ऑफ स्प्रिंग, सेंस नहीं बनी, क्योंकि वहां स्कूल से रिलेटेड बात हो तो ये यूज करिएगा और माँ बाप से रिलेटेड बात हो तो ऑफ स्प्रिंग यूज कीजिएगा। इस तरीके से बेटा पेपर में एरर आपका एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आप बोलते हैं तो वहां पीपल्स शब्द का आप यूज करना मेरे बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। बताइए जी, डनाडन डनाडन, ये याद रखिएगा। टीचर जब यूज करेगा तो तब। अच्छा देखो, टीचर से एक बात याद आया, इसी में करा दो। अच्छा बेटा एक बात, इसी में स्टार लगा दो, मेरे को ऐसे ही याद है। टीचिंग लाइन होती है या टीचिंग प्रोफेशन होता है? टीचिंग लाइन बोलू या टीचिंग, अच्छा ऐसे सुना होगा ना, अरे वो टीचिंग लाइन में है भैया, तो क्या टीचिंग लाइन बोलनी चाहिए आपको? टीचिंग लाइन या टीचिंग प्रोफेशन? आप में से कोई टीचर बनना चाहेगा बेटा? तो टीचिंग लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन है बेटा, लाइन नहीं। ठीक है, ये लाइन नहीं है छोटे, ये प्रोफेशन है मेरे बच्चे। ठीक है, ये प्रोफेशन है बेटा, तो याद रखिएगा, इसलिए प्रोफेशन बोला जाता है। तो बनना आप में से किसी को भी टीचर, तो याद रखिएगा ये बहुत जिम्मेवारी भरा काम होता है, ये बहुत जिम्मेवारी भरा काम होता है सर। ये इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत जिम्मेवारी भरा काम है। एक ऐसे स्टूडेंट को आपको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तब होता है मुश्किल। क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ने के लिए तैयार है उसको तो कोई भी पढ़ा लेगा। एक अच्छे टीचर का काम होता है कि उस स्टूडेंट को मोटिवेट करे, उस स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, ठीक है, तैयार करे। जो नहीं भी पढ़ना चाह रहा उनको भी पढ़ाए। टीचर कभी ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कि सिर्फ होशियार बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए आपने मेरा एटीट्यूड देखा है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं हर एक टॉपिक अच्छे से खत्म हो, क्योंकि जिस बच्चे को जल्दी करनी है वो बेटा 2x की स्पीड पे करके पढ़ लेगा वीडियो को, ऐसे पढ़ा रहे होंगे जयदीप सर उसे। ठीक है, जिस बच्चे को इजी पढ़ना है, ठीक है, वो आराम से पढ़ लेगा। तो देखो दोनों का भला हो गया, दोनों अच्छे हो गए। आप में से जो जो होशियार बच्चे हैं, जिनको जल्दी कैच होती है चीजें, आप उसे 2x स्पीड पे जो है कर लोगे। जिनको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है वो मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे। देखो ये होती है चीजों की कलाकारी। तो आप भी जब टीचर बनना है ऐसे बनना, ताकि सबकी दुआएं आपके साथ जुड़े। चलो ये चीज याद रखना बेटा। ठीक है, डन। तो सिद्धांतवादी इंसान को होना चाहिए, सिद्धांत पे चलो। अच्छा एक तो ज्ञान निकल रहा है। अब मैन ऑफ प्रिंसिपल या अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स? अगर आप अपने सिद्धांतवादी इंसान को आप क्या बोलोगे? ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल या ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स? क्या बोलोगे बेटा? स्टार लगाओ। अ मैन ऑफ, यू शुड बी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स? क्या बोलोगे, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स? अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, याद रखना। दिस इज द रीजन मैं इसको हमेशा बोल के चलता हूं कि ये अपने आप में भाई, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में हमारा प्यारा सा नाउन वो क्या है। स्टार लगा के लिखना, काउंटिंग मत बढ़ाना, क्योंकि 30 काउंटिंग बड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं? 30 काउंटिंग बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है भैया जी, चलिए। लेकिन हम 31, हमें एक पॉइंट और करना पड़ेगा वेजेस वाला, फिर बन जाएगी जी बात। हुआ कॉपी सर, बढ़े आगे। चलिए मेरे दोस्त, ले मां सरस्वती का नाम, और ये है जी लास्ट पॉइंट, मेहरबान कदरदान, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं सर ये वेजेस क्या होता है। ये है हमारा बहुत ही शानदार और जानदार पॉइंट, सर ये वेजेस क्या होता है। ठीक है बेटा, जो वेजेस होता है वो जो हम बोलते हैं ना, सैलरी तो एक तनख्वाह आपको मिलती है बंधे टाइम पे आफ्टर सम ड्यूरेशन। वेजेस होती है जो दिहाड़ी आपको मिलती है, ठीक है ना, जो वेजेस होती है वो जो दिहाड़ी आपको मिलती है। तो जब वो दिहाड़ी का मीनिंग देता है तो वो प्लूरल नाउन में कंसीडर होता है, तो वो प्लूरल नाउन में कंसीडर होता है। ठीक है, जो वेजेस आप प्राप्त करते हो, तो मैंने बोल दिया वेजेस इज या आर पेड इन कैश इन दिस कंपनी। इस कंपनी में वेजेस कैश में दी जाती हैं,
कैश में दी जाती है। तो आप बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स, वेजेस आर पेड इन कैश इन दिस कंपनी। एक और चीज बताता हूं, फिर आप एक वेजेस देखते हो बेटा जिसका मतलब होता है सिंगुलर, और उसमें उस चीज का मतलब होता है परिणाम। परिणाम 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 परिणाम, रिजल्ट। मेहनत का परिणाम मीठा होता है, मेहनत का परिणाम मीठा होता है। तो आप उसमें देखते हैं द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट या आर स्वीट, मेहनत का परिणाम मीठा होता है। तो आप बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मेहनत का परिणाम मीठा होता है। मेहनत के परिणाम से मेरे दोस्त एक बात मुझे याद आई कि आपको एक पॉइंट और करा देना चाहिए। वो याद मुझे आ गया, फ्रूट। देखो बेटा, फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है, फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जब आप मार्केट में जाएं कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, तो ये मत बोला करो आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स। नहीं बेटा, आप बोलो आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट। तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट या टू बाय सम फ्रूट्स। तो आप यहां पर पेपर में ऐसे देगा तो आप समझ जाओगे फ्रूट होता है, फ्रूट्स नहीं। आप एप्पल्स को गिनते हैं, फ्रूट को नहीं। इसका ट्रीटमेंट ये। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फ्रूट्स करते हैं तो वो बिल्कुल वेजेस वाला ही मीनिंग देता है, जिसमें उसका मतलब निकलता है परिणाम। मतलब आप सेम सेंटेंस को लिख सकते हैं, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क या द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का परिणाम मीठा होता है, इज स्वीट। आप उसी स्टेटमेंट को ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रूट का एक मीनिंग ये निकलता है। आप इस बात को दिमाग में रख सकते हैं, आप इस बात को दिमाग में रख सकते हैं। सो मेहरबान कदरदान, कॉपी कीजिए, इस बात को कॉपी कीजिए। ठीक है जी। अब अगर मैं ये बताऊं तो आपकी कहानी ये है मेरे दोस्त, जिनको आप ठीक है समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपका जो नाउन टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको बना के दिखाई। हमारा ये नाउन टॉपिक है, ये है सर जयदीप सर का नाम। और उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको बहुत शानदार और बहुत जानदार नाउन पढ़ा है आपने, और लाइफ में पहली बार इतने डिटेल के साथ आपने ठीक है पढ़ना किसी चीज को सीखा होगा, ग्रामर को खासकर। तो जिस लहजे में नाउन खत्म किया उसी लहजे में ही आपको सारी चीजें खत्म करनी है। जब ऐसा करते हैं तो तब आप 100% मार्क्स इंग्लिश में लाते हैं और फाइनली अपना सिलेक्शन लेते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जब कभी भी मैं अपना सिलेबस आपको दिखाता हूं तो मैं अपने वहां सिलेक्ट किए हुए स्टूडेंट्स, आपको जो सिलेक्शन लेते हैं उन स्टूडेंट्स को मैं जरूर दिखाता हूं। ये याद है ना? तो जब आप जो है सिलेबस की बात करते हैं, इधर है, कहां गया भैया हमारा सिलेबस? अभी है नहीं, आपको दिखाता वरना याद होगा अपना आपको। मिल गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा सिलेबस। तो जब मैंने आपको अपना सिलेबस दिखाया था तो मैंने कहा था माय डियर कि सिलेबस की स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहा हूं, ठीक है। चाहे वो सीडीएस रैंक 1 हो, चाहे वो सीडीएस रैंक 2 हो, ठीक है, सीजीएल रैंक 1 हो, सीपीओ रैंक 1 हो, तो चाहे वो रैंक 64 हो, ठीक है, कोई भी हो। देखो रैंक, ठीक है, कोई भी हो मेरे दोस्त, मैं ये हमेशा ये नहीं कहता कि बेटा आपको जो है पढ़ो तो पास होने के लिए पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं जब कभी भी आप पढ़ो तो अपना रैंक लाने के लिए पढ़ो।
जी जान झोंक दो उस चीज में, क्योंकि स्टूडेंट्स जब रैंक के लिए पढ़ता है ना, तो सिलेक्शन तो पक्का होना ही होना है। अब बारी है रैंक की, जिसके लिए आपकी बहुत मेहनत लगती है। और डियर, हमने इस तरीके से जो मेरा सिलेबस है, हमने देखा, जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, और नाउन के साथ साथ आपने जी जान लगा के इस चीज को, 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 इस चीज को और इस चीज को समझा है। अब आप इतने होशियार बन चुके हैं। लेकिन कोई भी टॉपिक तब तक कंप्लीट नहीं होता माय डियर, जब तक आप उसकी जी जान लगा के प्रैक्टिस ना कर लो। इसका मतलब गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब तक द कंप्लीट प्रैक्टिस उस नाउन की ना हो जाए, हर एक टॉपिक की ना हो जाए, तब तक वो टॉपिक खत्म नहीं होता। अगर जिसको लग रहा है सर नाउन खत्म, बल्ले बल्ले, ठीक है मजा आ गया बेटा, नाउन खत्म हुआ, बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस मजा आएगा करने में। अब प्रैक्टिस सेशन पे हम मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेशन में हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको एरर्स कराऊंगा, फिलअप्स कराऊंगा, इंप्रूवमेंट्स कराऊंगा, फिर आपका टेस्ट लूंगा, और वो टेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2023 तक, सारे के सारे मैं आपका टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट में वादा रहा मेरा आपसे, आप 100% स्कोर करोगे। तब सोचो मेरे दोस्त, ठीक है, तब सोचो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई चला जाएगा और आप कहां पहुंच जाओगे। फिर मजा आएगा आपको होमवर्क क्वेश्चंस करने में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस वाले सेशन में मुलाकात करते हैं, और बेहतरीन तरीके से नाउन की प्रैक्टिस को खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है जी। और बेटा 6 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी आपकी, शानदार और जानदार यूट्यूब पर हम क्लास करेंगे आज आपकी 6 बजे। ठीक है, तो वो कैब के लिए जरूर मिलिएगा, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते बेटा। ठीक है जी। तो बेटा नाउन प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बगैर रिवीजन प्रैक्टिस का कोई मजा नहीं। तो यहां तक अपना सारा सेशन रिवाइज करके मुझे कल मिलिएगा, आग लगा देंगे, कल आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर। नाउन के नए असाइनमेंट्स आपको मैं कल दिखाऊंगा, फिर कल उनको हम प्रैक्टिस पे डालेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, कल मिलते हैं, और शाम को 6 बजे मिलते हैं आपके वोकैब के सेशन पर। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय।